हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। आज हिस्ट्री की क्लास है और एनसीईआरटी है। क्लास 10th की है, लेसन नंबर 4 है और इस लेसन का नाम है औद्योगिकरण का युग। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं कि जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आपको सीरियल वाइज, ठीक है, जो कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक को लेकर। तो इस लेसन का नाम आपको पता चल गया, औद्योगिकरण का युग है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ। औद्योगिकरण की शुरुआत और पृष्ठभूमि, पारंपरिक उद्योग और हस्तशिल्प की स्थिति, फैक्ट्री प्रणाली का विकास, भारतीय वस्त्र उद्योग और औद्योगिकरण, नई मशीनों और सामाजिक प्रभाव, ठीक है। और भारत में औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद, भारतीय उद्यमी और उद्योगपति, मजदूर वर्ग और उनका जीवन, औद्योगिकरण के परिणाम और महत्व। और देखिए, यूरोप में पुटिंग आउट सिस्टम, लुडाइट आंदोलन, ठीक है। इन सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण की शुरुआत और पृष्ठभूमि, 18वीं सदी के अंतिम समय में यूरोप यानी विशेषकर ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। तो एग्जाम में पूछता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। तो आप बताएंगे ब्रिटेन में। मशीनों फैक्ट्रियों मशीनों फैक्ट्रियों जस्ट सेकेंड, लैपटॉप की जो बैटरी है डल बता रही थी, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो हम लोग यहाँ थे, मशीनों फैक्ट्रियों और बड़े पैमाने पर उत्पादन में नई आर्थिक व्यवस्था बनाई गई। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं जो एनसीईआरटी की मैंने हर चीज़ छांट के बनाई हैं, ठीक है। परंपरागत हस्तशिल्प और धीरे धीरे औद्योगिक उत्पादन से प्रतिस्थापित होने लगे, ठीक है। तो ब्रिटेन इस परिवर्तन का केंद्र था और इसलिए इसे कारखानों का देश भी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछता है एग्जाम में, कारखानों का देश किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं एनसीईआरटी की दृष्टि से ब्रिटेन, ठीक है। मशीनों के उपयोग से तेज और सस्ता हुआ, जो उत्पादन था तेज हुआ और सस्ता हो गया। औद्योगिकरण ने व्यापार और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण का प्रभाव सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि भारत जैसे उपनिवेशों में भी पड़ा। यह युग मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग और नए सामाजिक आर्थिक ढांचे का निर्माण करने वाला था। यह काल परंपरा से आधुनिकता की ओर संक्रमण काल का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पारंपरिक उद्योग और हस्तशिल्प की स्थिति, औद्योगिकरण से पहले उत्पादन मुख्यतः कुटीर उद्योग पर आधारित था। गांव-गांव में बुनकर, कारीगर, लोहार, बढ़ई आदि छोटे स्तर पर काम करते थे। उत्पादन सीमित था और स्थानीय क्षेत्रीय बाजार तक ही सीमित रहता था। भारतीय वस्त्र विशेषकर यानी सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, अ, अ, कशीदारी, क्या बोलते हैं उसको, कसी दकारी आदि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो ब्रिटेन और यूरोप में मेड इन इंडिया कपड़ा उद्योग उच्च गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता था। हस्तशिल्प का आधार श्रम और कला कौशल पर था। मजदूरों और शिल्पकारों के पास आत्मनिर्भरता थी, वे मालिक थे और कामगार भी थे। मशीन उद्योग आने से इन कारीगरों की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। फिर भी हस्तशिल्प लंबे समय तक टिके रहे, क्योंकि मशीन जो मशीनें थी हर काम में तुरंत सफल नहीं हो पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री प्रणाली का विकास कैसे हुआ, इसको भी देख लेते हैं। कैसे हुआ फैक्ट्री प्रणाली का विकास। अब देखिए, फैक्ट्री सिस्टम ने छोटे छोटे उत्पादन को बड़े पैमाने पर बदल दिया। प्रारंभिक फैक्ट्रियां कपड़ा उद्योग में स्थापित हुई। मशीनों के कारण काम तेजी से हुआ और मजदूरों की भूमिका बदली। मजदूरों का समयबद्ध जीवन यानी घंटों के हिसाब से
काम तय हुआ। फैक्ट्री मालिक और कामगार के बीच नया सामाजिक संबंध बना। मशीनों से दक्षता आई, लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ी। औद्योगिकरण शहर तेजी से विकसित हुए। मजदूरों को भी कम मजदूरी और खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ा। फैक्ट्री जीवन ने गांव और अपरंपरागत जीवन शैली को भी बदल दिया। अब देखिए भारतीय वस्त्र उद्योग और औद्योगिकरण में क्या क्या चेंजेस आए। भारत का सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र विश्व में मशहूर था। ब्रिटिश व्यापारी यानी भारतीय कपड़े का निर्यात यूरोप किया करते थे। 18वीं सदी में यूरोप में भारतीय कपड़े की मांग इतनी थी कि कैलोको कैलेको और मुस्लिम नाम से बेचा जाता था। ठीक है, किस नाम से? कैलेको और मुस्लिम नाम से बेचा जाता था। ठीक है, किस सदी में? 18वीं सदी में। कहाँ बेचा जाता था? यूरोप में। कहाँ के कपड़े थे? इंडिया यानी भारतीय कपड़े। लेकिन ब्रिटेन ने अपने उद्योगों की रक्षा के लिए भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाया। कपड़े भारतीय कपड़े की खपत घटने लगी और इंग्लैंड के कपड़े भारत में थोपे जाने लगे। इससे भारत का हस्तशिल्प उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारतीय बुनकर बेरोजगार होने लगे। धीरे धीरे भारत ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के लिए बाजार बन गया। यह उपनिवेश शोषण का सबसे बड़ा उदाहरण। देखिए कैसे एक मार्केट आती है आपके देश में, जिस देश की चीजें दूसरे देश में बेची जाती थी, हस्तशिल्प हाथ से बनाई जाती थी, बुनाई कटाई की जाती थी, उस देश की चीजें जाके दूसरे देश में इतने बड़े स्तर पे व्यापार किया जाता था। लेकिन औद्योगिकरण के कारण ही देखिए एक देश दूसरे देश पर उपनिवेश, हमारा देश उपनिवेश बन जाता है और हमारे जो उद्योग धंधे थे उस पर जब जकड़ के पकड़ने का प्रयास किया, जिससे कि हमारी भारतीय स्थिति और बिगड़ती गई। नई मशीनें और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। 1764 में स्पिनिंग जेनी जैसे मशीनों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई। भाप इंजन के आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को नई गति दे दी। उत्पादन की रफ्तार बढ़ी, लेकिन मजदूरों की नौकरियां कम हुई। कारीगर वर्ग का विरोध बढ़ा, उन्होंने मशीनें तोड़ी। लुटाइट आंदोलन, यानी जब उन्होंने विरोध किया, जो कारीगर थे उन्होंने विरोध किया, तो इसी को लुटाई आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं और बच्चों को भी फैक्ट्रियों में काम पर लगाया गया। मजदूर वर्ग की हालत बेहद खराब रही। लंबे घंटे, कम मजदूरी, अस्वास्थ्यकर माहौल। ठीक है, शहरों में भीड़ भाड़ यानी गंदगी और बीमारियां बढ़ी। पूंजीपति वर्ग और अमीर होते गए और असमानता बढ़ती गई। औद्योगिकरण ने वर्ग संघर्ष, सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज में एक दिन में नहीं चेंज होती। बहुत सारे डिस्टेंस, दूरियां बढ़ती गई समय के अनुसार, तो चीजें बदल रही हैं। देखिए कैसे कैसे चीजें बदली। भारत में औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद। भारत ब्रिटिश उपनिवेश था। ठीक है, हमारा जो देश था वह दूसरे देश हमारे पर, हम उनके उपनिवेश थे। क्या हमारे ऊपर डिपेंड थे? क्या हम उनके ऊपर डिपेंड थे? किससे? ब्रिटिश सरकार। इसलिए उसका औद्योगिकरण स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ। ब्रिटिश नीतियां भारत को कच्चा माल देने वाला और उनके माल का उपभोक्ता बनने वाली थी। ब्रिटेन ने भारत से कपास, जूट, अफीम आदि कच्चा माल लिया। इसके बदले में इंग्लैंड के मशीन निर्मित कपड़े भारत में बेचे गए। भारतीय उद्योग धीरे धीरे खत्म होने लगे। ठीक है, खत्म होते गए धीरे धीरे जो भारतीय उद्योग थे। ऐसा नहीं कि टिके रहे, धीरे धीरे समाप्त होते गए। 19वीं सदी में कुछ भारतीय उद्यमियों ने उद्योग लगाने का प्रयास किया। बंबई में कपड़ा मिल और कलकत्ता में भी जूट मिल शुरू हुई। इस उद्योगों का स्वामित्व अक्सर भारतीयों के पास था, लेकिन नियंत्रण अंग्रेजों का था, क्योंकि उपनिवेश था हमारा देश। भारतीय उद्योगों का आधा अधूरा और नियंत्रण रहा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। भारतीय उद्यमी और उद्योगपति। कुछ भारतीय व्यापारी और उद्योगपति जैसे जमशेदजी टाटा, दादा भाई नौरोजी आदि ने औद्योगिकरण में भाग लिया। टाटा ने लौह इस्पात उद्योग की नींव रखी। देखिए एग्जाम में पूछता है कि लौ देखिए लौ और इस्पात उद्योग की नींव किसने रखी? टाटा, जमशेदजी टाटा ने रखी। ठीक है, तो भारतीय पूंजीपति ब्रिटिश हुकूमत की पाबंदियों के बीच काम करते रहे।
उन्होंने कपड़ा, जूट, चाय, कोयला उद्योगों में निवेश किया। भारतीय व्यापारी अफ्रीका और एशिया में भी व्यापार करते थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई होती थी। कंपटीशन होने लगा व्यापार में भी। अक्सर भारतीय उद्योगपति सिर्फ कच्चे माल के व्यापार तक सीमित रह गए। ब्रिटिश पूंजीपति और भारतीय पूंजीपतियों का संबंध सहयोग और टकराव दोनों का था। भारतीय उद्यमियों में आगे चलकर स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण की नींव मजबूत की। अब देखिए मजदूर वर्ग और उनका जीवन। मजदूरों की स्थिति बेहद दयनीय रही। लंबे समय तक यानी 12 से 14 घंटे प्रतिदिन करना पड़ता था क्या काम। मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। बच्चों और महिलाओं से भी श्रम करवाया जाता था। फैक्ट्री मालिक मजदूरों का शोषण किया करते थे। रहने की स्थिति खराब थी। झुग्गी झोपड़ियों में जीवन यापन करना पड़ता था। मजदूरों में असंतोष और विरोध बढ़ा। समय के साथ मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन बने। मजदूर आंदोलनों ने आगे चलकर श्रम कानूनों और सुधारों को भी जन्म दिया। तो ऐसी चीजें हमारे समाज में आ रही हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो धीरे धीरे आती हैं। जैसे जो व्यापारी वर्ग आता है तो धीरे धीरे आता है और अपने देश में बहुत सारी सिचुएशन को बदलने का भी प्रयास करता है। तो ऐसी चीजें जो हैं, अब आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण के परिणाम और महत्व। उत्पादन का स्वरूप बदल गया। बड़े पैमाने पर मशीन आधारित उत्पादन शुरू हुआ। व्यापार और परिवहन यानी रेलवे जहाज का भी विस्तार होने लगा। सबसे ज्यादा देखिए परिवहन का जो माल ढोए जाते हैं जहाज के ही माध्यम से दिए जाते हैं, जो पानी वाली जहाज होती है, ठीक है। उपनिवेशवाद के बाद को बल मिला क्योंकि यूरोप को कच्चा माल और बाजार चाहिए था। सामाजिक असमानताएं बढ़ी। अमीर और गरीब में खाई गहरी होती चली गई। मजदूर आंदोलनों और श्रमिक अधिकारों की नींव रखी गई। शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान का भी प्रसार हुआ। भारत जैसे उपनिवेश का शोषण बढ़ा। भारतीय उद्योगपतियों ने कठिनाइयों के बावजूद औद्योगिकरण की नींव रखी। औद्योगिकरण ने आधुनिक विश्व की अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा तय की। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है यूरोप में पुटिंग आउट सिस्टम। मशीनों के आने से पहले यूरोप में पुटिंग आउट सिस्टम प्रचलित था। व्यापारी कच्चा माल गांव के कारीगरों को देते थे। कारीगर अपने घरों में माल तैयार करके उसके व्यापारी को लौटा देते थे। जो कारीगर थे अपने घरों में माल तैयार करते थे और फिर व्यापारियों को उसको वापस कर देते थे। व्यापारी तैयार माल को शहर और विदेशों में बेच दिया करते थे। इस व्यवस्था में कारीगर स्वतंत्र थे, लेकिन व्यापारी पर निर्भर भी थे। पूंजी और बाजार व्यापार के नियंत्रण में रहते थे। इससे घरेलू उद्योग यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी कहा जाता था। औद्योगिक क्रांति आने पर यह प्रणाली धीरे धीरे समाप्त हो गई। फिर लंबे समय तक छोटे स्तर पर इसका अस्तित्व बना रहा। अब देखिए लुडाइट आंदोलन के बारे में जानते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत के दौर में मजदूरों ने मशीनों का भी विरोध किया। उनका मानना था कि मशीनों ने उनकी नौकरियां छीन ली। मजदूरों ने कारखानों पर हमला किया और जो मशीनें थी उन्हें तोड़ दिया। इस आंदोलन को लुटाइट आंदोलन भी कहा जाता है। जैसे कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है तो आपको नया वर्ड लगेगा, लुडाइट आंदोलन है क्या, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। जो मजदूर वर्ग था वो जो कल कारखाने थे और मशीनीकरण थी उसको क्या तोड़ने फोड़ने का कार्य किया करते थे, ठीक है। इस नेतृत्व में काल्पनिक चरित्र नेडलट के नाम पर हुआ। क्या नाम है? नेडलट। आंदोलन असंगठित था लेकिन मजदूर असंतोष का प्रतीक बना। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कठोरता से दबाया। इससे मजदूरों की समस्याओं को और ध्यान दिया गया। आगे चलकर मजदूर आंदोलन अधिक संगठित और राजनीतिक रूप मजबूत हुई। तो ये लेसन तो यहीं पे समाप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं ठीक है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे कंटेंट उपलब्ध हो कम समय में, ठीक है। जब ये लेसन समाप्त हो जाएंगे तो मैं एक हिस्ट्री की MCQ लेके क्लास आऊँगा, जिससे कि आप लोग चाहेंगे तो मैं लाइव आऊँगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से सवाल कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, जिससे कि ऐसा लगे कि आप लोग
हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।